मैं सीबी वर्मा अपने सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं अपने फेवरेट चैनल सीबी वर्मा एजुकेशनल जोन पर। ठीक है, मैं आज डिस्कशन करूंगा कक्षा 11 के रसायन विज्ञान विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण करूंगा। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सभी लोग सिलेबस को, पाठ्यक्रम को आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं पता होगा, पता चला इधर से थोड़ा पढ़ लियो उधर से पढ़ लियो, इम्पोर्टेंट तो बात की बात होती है। पहले आप क्या करो, यूनिट वाइज पढ़ना शुरू करो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट यूनिट में आपको जो देखना है उसमें क्या है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ। ठीक है, देखिए अब मैंने क्या किया है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का सिलेबस अलग अलग डिस्कस कराया है ताकि किसी बच्चों को परेशानी ना हो कि हाँ सर वो इंग्लिश में भी लिखा था इसलिए मैं नहीं नोट कर पाया, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसके रसायन विषय का महत्व क्या है और इसका विस्तार क्या है। ठीक, तो जैसे प्राचीन काल में रसायन विज्ञान का बहुत ज़्यादा लोग जानते थे रसायन विज्ञान, वहाँ से बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे सिद्ध होता है कि उस समय भी रसायन विज्ञान बहुत प्रचलित रूप में थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात है जैसे हमारे पास जो ऋग्वेद है उसके अंदर क्या है कि चर्म शोधन कैसे किया जाएगा, चमड़े को कैसे चढ़ाएंगे ना, इन सब चीज़ों के बारे में, कॉटन के कपड़ों पर रंगाई कैसे करेंगे इनके बारे में दिया गया है। ठीक है, चरक संहिता पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, भस्म के बारे में जिसे क्षार कहा जाता है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ दिया गया है। और आपको पता है रसायन विज्ञान को मुख्यतः कितने 4 भागों में बांटा गया है। एक तो भौतिक विज्ञान, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, ठीक, कार्बनिक रसायन और विश्लेषणात्मक रसायन, जिसके अंतर्गत हम जितने भी प्रैक्टिकल वाली हैं चीज़ें वो देखते हैं। ठीक है, ये उसके अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण करते हैं। ठीक है, अब देखो इन चीज़ों को जैसे हमने अभी हाई स्कूल में क्या पढ़ा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब चीज़ें एक में पढ़ते थे, लेकिन अब विशेष ज्ञान, ज़्यादा ज्ञान लेने के लिए आपको क्या पढ़ना है, ब्रॉड नॉलेज लेने के लिए अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो क्या किया, उनकी ब्रांच को डिवाइड किया। आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करना तो उसकी एक स्पेशलाइज ब्रांच बना दी गई। जैसे हम देखते हैं जैव रसायन, ठीक है, पादप रसायन, ठीक है, सरोवर रसायन, बहुलक रसायन, ठीक है, संरचना रसायन, ठीक है, और अगर देखें तो मृदा और कृषि रसायन। ठीक, इन सब चीज़ें बहुत सारी ऐसी ब्रांच बना दी गई, जैसे औषधि रसायन की अलग बना दी गई, इसी फार्मास्यूटिकल की अलग। तो इस तरह की ब्रांच बना के उनको डिटेल डिस्कशन उसका किया गया है। ठीक, अब उसके बाद देखो द्रव्य की कणिक प्रकृति क्या है, ठीक है, उसकी ऐतिहासिक पहुंच क्या है, ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक, फिर रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से हैं। ठीक, अब इसके नियम जैसे सबसे पहला जो नियम है, जो क्या कहते हैं कि द्रव्यमान का संरक्षण नियम। ठीक है, इसी तरह आपको 5 उसके नियम पढ़ने हैं। फिर डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या था। ठीक है, अब बताओ डाल्टन परमाणु मॉडल 100-200 साल हुए हैं आए हुए, और हमारे यहाँ जो एटॉमिक थ्योरी थी, परमाणु सिद्धांत की थ्योरी थी, एक आचार्य कांदा थे जिन्हें लोग कश्यप के नाम से जानते थे। उन्होंने आज से 2600-2500 साल पहले ये थ्योरी दी थी, और लोग आज ये सब चीज़ें, तो अपने कल्चर को पढ़िए, जानिए इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनके बारे में जानते हैं नहीं कुछ। जो चीज़ें आज में चल रही हैं उन्हीं चीज़ों को देख लेते हैं। पहले आप किसी चीज़ को जान लीजिए, उसके बाद फिर उसके बारे में आगे डिस्कशन करिए। ठीक, तो डाल्टन परमाणु का सिद्धांत, फिर उसके बाद एलिमेंट पढ़ना, परमाणु अणु की अवधारणा, ठीक, परमाणविक और आणविक द्रव्यमान, मोल की अवधारणा, मोलर द्रव्यमान, प्रतिशत संगठन, मोल अनुपाती और आणविक सूत्र, रासायनिक अपक्रियाएं देखनी है कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे योगात्मक अपक्रियाएं। ठीक, अब इसी के अंदर हम बात करेंगे सांद्रता के बारे में, जैसे मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज या मोलंश। ठीक है, ये सब चीज़ें ये देखेंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद नॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, ठीक है, ये सब चीज़ों को देखेंगे। फिर स्टैचोमेट्रिक, जिसे हिंदी में कहते हैं रस समीकरणमितीय। ठीक है, जो एनसीईआरटी वाले होते हैं वो हिंदी का ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से करते हैं, इतना गहन अध्ययन कर देते हैं कि पता चलता है कि वर्ड कहाँ से आ गया। ठीक है, उस पर आधारित गणनाएँ, जैसे जिसमें सीमांत अभिकर्मक होता है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट चैप्टर देखिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है परमाणु की संरचना, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है, जैसे बचपन में पढ़ते थे ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, इस तरह ना। तो फिर थॉमसन का मॉडल क्या है, इसकी सीमाएँ क्या है, रदरफोर्ड का मॉडल।
ठीक। फिर बोर मॉडल, इसकी सीमाएं, फिर उसके बाद कोश और उपकोश के उदाहरण है, द्रव्य प्रकाश की दैवत प्रकृति और दी ब्रागली इक्वेशन, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, कक्षकों की अवधारणा, क्वांटम संख्याएं, एस पी और डी कक्षकों की आकृतियाँ, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कौन से नियम आए, ठीक है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है जो नियम है, अबाउ नियम, पाउली अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्धभरित और पूर्णभरित कक्षकों का स्थायित्व। जैसे हमको पता है कि जैसे मान लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और दूसरा है इस तरह, ठीक। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है, क्यों ऐसा, सब इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये सब चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे, ठीक। देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, जो यूनिट 3 है, इसमें पीरियोडिक टेबल आपको पढ़नी है, ठीक है। आवर्त सारणी पढ़नी है, और आवर्त सारणी बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर, आपको केमिस्ट्री पर अपनी लाइफ में उतार लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी भाई। कोई भी चीज़ देखो सब केमिस्ट्री ही तो है, कुछ अलग थोड़ी ना है। पर देखो अब इसमें क्या पढ़ना है, तत्वों का वर्गीकरण कौन है, गुणधर्मों की आवर्तिता के ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक। पीरियोडिक टेबल ऐसे होती है कुछ, ध्यान होगा ना, एस पी, ये यहाँ पर ये हो जाएगा एस डी, है ना, पी, और नीचे क्या होता है एफ, ये सब ब्लॉक होते हैं। देखो अब क्या है इसमें कौन कौन से सेगमेंटली पहले आवर्त सारणी आई, फिर उसके बाद कौन है, वो जो एटॉमिक वेट के आधार पर थे, परमाणु भार के आधार पर, उसके बाद हेनरी मोजली ने आधुनिक आवर्त सारणी दी, वो क्या थी, एटॉमिक नंबर के आधार पर थी, परमाणु क्रमांक के आधार पर थी। उसके बाद जो आजकल चल रही है जो इस समय, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर है, वो नील्स बोर ने दी थी, ठीक है। उसके बाद देखो फिर उसका जो है उसमें तत्वों की आवर्त कौन है, वो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्याएँ क्या होंगी, बढ़ेंगी घटेंगी, ठीक है। आयनिक एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, संयोजकता, फिर 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण, ये आपका यूजी में भी है ये सिलेबस, ठीक है। यही सेम जैसे 100 जैसे ये चीज़ें लिखी हैं, तो इसको कैसे लिखते थे, U1 को अन लिखते थे, फिर प्लस लगा के नील, फिर प्लस लगा के नील, तो क्या हो जाता था, नाम इसका नाम हो जाता था अन, नील, नील, फिर लास्ट में ईएम लगा देते थे। जितने भी मेटल होते हैं सबके पीछे ईएम लगा होता है, जैसे सोडियम, ये सब ना, ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है 4th यूनिट है आपकी, केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनऑर्गेनिक की बेस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर आपको बैलेंसी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसी क्या होगी इसकी, ठीक है। इसके अंदर फिर आयनिक बॉन्ड का प्रचलन क्या है, ये सब चीज़ें देखनी, बॉर्न हाइबर साइकिल, ठीक है। सहसंयोजक आबंध, लुईस संरचना, सहसंयोजक आबंध का ध्रुवीय गुण क्या है, आयनिक आबंध का संयोजक गुण, संयोजकता का आबंध सिद्धांत, ठीक। अनुनाद सहसंयोजक अणुओं की ज्यामिति, वीसीपीआर सिद्धांत, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, एसपीडी, कक्षकों और कुछ सामान्य अणुओं की आकृतियों को सम्मिलित करते हुए संकरण की अवधारणा, जिसमें हम देखेंगे sp, sp2, sp3, इन सब चीज़ों के बारे में। संकरण कौन कौन से होंगे, sp3 d3 तक हमारे में हैं। तो अगला देखेंगे समनाभिकीय द्विपरमाणविक अणुओं के आबंधन का आणविक कक्ष, जिसे बोलते हैं MOT, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें जैसे O2, N2, इनके सब के बारे में बताए जाएंगे, ठीक है। इनमें जैसे O2 में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, तो कैसे होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर लास्ट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे H2O है, दूसरे H2O मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है। जैसे देखते हो ना H2S जो है वो क्या है, ये H2 गैस है, लेकिन H2O वाटर है, तो ऐसा क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, हाइड्रोजन आबंधन की वजह से, ठीक। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखिए, इसमें क्या द्रव्य की अवस्थाओं को देखेंगे, इसमें मेनली आपको गैस के बारे में डिस्कस करना है, ठीक। आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्यतः, ठीक है। फिर साइंटिस्टों ने और डिस्कवर किया, जिसमें एक डिस्कशन किया किसका, प्लाज्मा के बारे में, है ना, प्लाज्मा के बारे में। तो इसमें भी ये बताया कि जैसे 10⁷ केल्विन टेम्परेचर है ना, जहाँ पर 10⁷ केल्विन टेम्परेचर है, तो वहाँ पर एक ऐसी स्टेट जनरेट होगी जहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक क्लाउड बन जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा, ठीक है। और जो लास्ट एक और उन्होंने स्टेट बनाई जिसको क्या बोलेंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टाइन
कंडेंसेट, ठीक है। तो उसमें देखो उन्होंने क्या बताया था कि जैसे आपको पता है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप है उधर उसकी ओर पहुंचने पर, ठीक है, या फिर 0 केल्विन की ओर जाने पर जो वहाँ पर स्टडी की जाती है, वहाँ पर जो स्टेट पाई जाती है उसको बोस आइंस्टाइन कहते हैं। जैसे 1.37 केल्विन पर, ठीक है, जैसे बनाए जाते हैं हीलियम 1, ठीक, हीलियम 2, इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं, हीलियम 1 और हीलियम 2 के बारे में, ठीक है, हीलियम 1 और हीलियम 2 के बारे में, हीलियम 1 और हीलियम 2 के बारे में। देखिए हीलियम 2 के बारे में आपने सुना होगा कि हीलियम 2 जो होता है जैसे कॉपर वायर है, कॉपर वायर की जो कंडक्टिविटी है, जो कॉपर वायर है उसकी कंडक्टिविटी से अगर इसका हीलियम का वायर बना दिया जाए तो 800 गुना ज़्यादा काम करेगा। यानी कि जो बड़े बड़े खंभे लगाए जाते हैं इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब देखिए इतना टेम्परेचर मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन इस पर डिस्कवरी चल रही है। जैसे ये सब चीज़ें आप फिज़िक्स में पढ़ोगे, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है उसके अंदर देखो क्या चीज़ें हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में आप देखोगे ऊष्मागतिकी। अब ऊष्मागतिकी में देखिए, ऊष्मागतिकी में इसमें ऊष्मागतिकी में देखिए इसका पूरा सिलेबस नहीं लिखा हुआ है इसमें, वैसे आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है देखिए। ऊष्मागतिकी में क्या देखना है, सबसे पहले देखिए निकाय क्या है ना, परिवेश क्या है, इनके बारे में, ठीक, कि जैसे मान लो कोई सिस्टम है उसके ऊपर हमने वर्क किया, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, ठीक, उसके ऊपर हमने W वर्क किया तो वो क्या करेगा -Q हीट दे देगी, जितना इधर प्लस दोगे उतना उधर माइनस निकलेगा। इन सब चीज़ों के बारे में फिर इसके ला पढ़ने हैं, जैसे शून्य जीरो ला, ठीक है, शून्यतम ला, ठीक है, वो नियम कौन सा है ऊष्मागतिकी का। फिर प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ठीक है, फिर तृतीय नियम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद इसके अंदर एंथैल्पी परिवर्तन क्या है, अपक्रिया एंथैल्पी क्या है, विभिन्न अपक्रियाओं के लिए एंथैल्पी स्वतः परिवर्तन क्या है, मतलब स्पॉन्टेनियस अपने आप जो रिएक्शन हो जाती है, गिब्स परिवर्तन क्या है, ठीक है। वैसे इसमें सिलेबस पूरा डिस्कशन नहीं है, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा, ठीक है, तो उस पर आप ज़्यादा जाइएगा और वहाँ पर पूरा डिटेल में मैंने सिलेबस दिया है। जब भी सिलेबस बनाओ, जब भी आप अपनी नोट्स बनाओ तो वहाँ पर क्या है उस यूनिट का सिलेबस उसी के ऊपर लिख लो, आउटलाइन हेडिंग डाल के सिलेबस लिख लो, देखो कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझना है। इस तरह आप अपनी खुद नोट्स बनाइए, दूसरे की नोट्स मत देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या करेंगे, रासायनिक साम्य के बारे में बताएंगे, ठीक है। इसके अंदर देखिए भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों में साम्य की गलित प्रकृति क्या है, द्रव्यमान प्रतिक्रिया के नियम क्या है, जैसे Kp और Kc के बारे में बताना है, Kp और Kc के बारे में बताना है। इन दोनों में रिलेशन क्या है, जैसे देखते हैं Kp Kc RT की पावर डेल्टा n, इन सब चीज़ों को बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे ली चाटेर प्रिंसिपल, जो हमें दिखाएगा सतीले का नियम, कि अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन लिखी हुई तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है, आगे जाएगी, पीछे जाएगी, ठीक है, ये सब रिएक्शन हो जाएंगी, ठीक। अब ये रिएक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम में देखिए क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपका इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में अम्ल और चार्को का आयन, प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जैसे SCN CH3 COH, ये क्या होते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, इनका H+ जल्दी जल्दी नहीं टूटता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, वीक एसिड हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें HCl, ठीक है, H2SO4 तेजाब वगैरह जो होता है ना बहुत जल्दी टूटता है, तो इसका मतलब ये H+ तुरंत दे देते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक। pH की अवधारणा, हेंडरसन समीकरण, ठीक है, लवणों का जलीय अपघटन, ठीक है। फिर उसके बाद बफर विलयन, विलयता गुणनफल, समायन प्रभाव, उदाहरण सहित ये सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके अंदर देखिए क्या देखना है, रेडॉक्स रिएक्शन। ये चैप्टर आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए बैलेंस करना आपको यहीं आएगा, क्योंकि आगे चल के इंटर में आप जब पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो वहाँ पर कोई भी रिएक्शन लिखी होगी, आपको समझ में नहीं आ रहा कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, कोई भी रिएक्शन करनी है इनऑर्गेनिक के मैक्सिमम, तो वहाँ पर रेडॉक्स अपक्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर माइनस चार्ज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा होगा। ठीक है, क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा। लेकिन अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एम प्लस बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इसके अंदर ऑक्सीकरण होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ठीक है, और इनको बैलेंस किससे करना है, ऑक्सीकरण संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या के आधार पर, इलेक्ट्रॉन संख्या के आधार पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट यूनिट देखिए, नेक्स्ट यूनिट में क्या है, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है, जो आवारा तत्व है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ये देखिए हाइड्रोजन जैसी भी प्रॉपर्टी दिखाता है, इधर 17 ग्रुप में भी आ जाएगा, जहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ये सब चीज़ें होती हैं, और इधर पहले वाले में भी आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तो इसकी पोजीशन क्या है, जो आजकल की पीरियोडिक टेबल है नील्स बोर ने जो बनाई है, उसकी कमी यही है कि वो हाइड्रोजन को क्या, हाइड्रोजन की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाए। ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखो इसमें में देखना है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा आपको पता है यूनिवर्स में हाइड्रोजन ही पाया जाता है। ठीक, उसके समस्थानिक वगैरह देखनी है, जैसे कि 1H1 प्रोटियम होता है, 1H2 ड्यूटेरियम होता है, 1H3 ट्राइटियम होता है। ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में देखना है। फिर उसके बाद देखना है कि भारी जल क्या है। ठीक है, भारी जल के बारे में देख लेना है। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में, वाटर क्या है, D2O भारी जल होता है ना, इन सब चीज़ों के बारे में। गुणधर्म क्या है, संरचना, उपयोग, हाइड्रोजन ईंधन के रूप में जो भी यूज़ होता है हाइड्रोजन, उसको कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ों के बारे में ना। फिर आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है 10th नंबर, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। एस ब्लॉक में आपको पता है ये आपकी पीरियोडिक टेबल थी, तो यहाँ पर देखिए ये एस ब्लॉक है, इसमें ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में आपको कौन कौन से पढ़ने रहते हैं, देखिए सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, हाइड्रोजन को तो हम अलग ही पढ़ चुके, लिथियम, पोटेशियम, ठीक, रुबिडियम, सीजियम। ठीक, इन सब कंपाउंड के बारे में। इधर क्या हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब चीज़ों के बारे में, इनका सामान्य परिचय। ठीक है, विकर्ण संबंध क्या है, एंथैल्पी इसमें ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी घटेगी, रेडियाई क्या होगी, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर इनके जो कंपाउंड हैं, जो हाई स्कूल में पढ़े भी हो गया आपने, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साधारण नमक NaCl, सोडियम एवं पोटेशियम का जैविक महत्व क्या है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, चूना व चूना पत्थर के औद्योगिक उपयोग, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम का जैविक महत्व। ठीक, ये चीज़ें देखनी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपका पी ब्लॉक एलिमेंट में देखिए, पी ब्लॉक में आपके जो टोटल हैं यहाँ पर 13 से कितने रहते हैं, 18 तक ग्रुप। ठीक, तो 13 और 14 ये ग्रुप आपको पढ़ने हैं, 13 और 14, जिसमें से क्या हो जाएंगे, एक आपकी बोरान वाली फैमिली। ठीक है, बोरान वाली फैमिली हो जाएगी। ठीक है, और इधर कार्बन वाली फैमिली हो जाएगी। ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में देखना है यहाँ पर। इसके बहुत सारे कंपाउंड हैं, जैसे बोरेक्स, बोरिक अम्ल, बोरान हाइड्राइड, बोरान ट्राई हाइड्राइड, एल्युमिनियम अम्लों और क्षारों के साथ अपक्रियाएँ। उपयोग, एल्युमिना AlCl3, एलम, बोरान ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, फिर वर्ग 14 में देखो, इसके अंदर कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये। देखिए अब इसके अंदर जैसे कार्बन श्रृंखलन है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक, कार्बन के अपर रूप कौन से हैं, जैसे हम देखते हैं ना, डायमंड है, ठीक है, और हीरा, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में। उसके बाद चारकोल है, ठीक है, और फ्लोरीन जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर देखो, इसमें क्या है, आप अब यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले इसका सामान्य परिचय क्या है, आपको पता है यूरिया सबसे पहला कंपाउंड था जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बना था। ठीक है, वर्गीकरण क्या होगा, कार्बनिक यौगिकों की आईयूपैक नेम। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे, उसकी पद्धति क्या होती है, ये सब चीज़ों के बारे में। फिर इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रेरण प्रभाव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इसके पढ़ने, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरक प्रभाव। जैसे आपको पता है कार्बन से कोई ऐसा तत्व लगा हो जो इससे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक हो, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा अपनी ओर, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट कहेंगे, प्लस प्रेरक प्रभाव कहलाया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फिर अनुनाद रेजोनेंस क्या होंगे। ठीक है, फिर सहसंयोजक बंध का सम और विषम विदलन। जैसे देखते हैं सम और विषम विदलन का मतलब, जैसे मान लो दिया है आपको Cl Cl
और एक तरफ दिया है Cl, तो इनमें देखो टूटेगा दोनों तरफ सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये समविदलन हो जाएगा। इधर देखो सेम सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये विसंविदलन हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आप डिस्कस करेंगे कार्बोनियम आयन यानी कि कार्बोकटायन के बारे में, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हो, ठीक है। अब इसके देखो कार्बन आयन, ठीक है, कार्बन आयन जिसे कहेंगे, यहाँ पर क्या होगा CH3 माइनस, ठीक। नेक्स्ट फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रियाएं, जो इलेक्ट्रॉन चाहते हो, नाभिक स्नेही मतलब जो नाभिक चाहते हो। फिर कार्बनिक अपक्रियाओं के प्रकार, जिसमें आपको देखोगे योगात्मक अपक्रियाएं, ठीक, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यूनिट क्या है, नेक्स्ट यूनिट आपकी है हाइड्रोकार्बन, बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट है, ठीक है, इनके बारे में देखना है। देखो इसमें एल्केन के बारे में देखेंगे। एल्केन क्या होता है, जैसे हमको पता है जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, ये एल्केन का हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर इस फार्मूले को जो फॉलो करेंगे वो एल्केन हो जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे बनाएंगे, ठीक है, और इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर एल्केन के बारे में देखेंगे, जैसे CH2, ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n, ठीक, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद एल्काइन के बारे में देखेंगे, ठीक है। एल्काइन के बारे में क्या होता है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएंगे। अब इनमें देखो इसका फार्मूला क्या है CnH2n-2, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक। उसके बाद ये हो गए आपके एल्कीन एल्काइन और एल्कीन और एल्काइन। फिर उसके बाद आपको बेंजीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बेंजीन में भाई बॉन्ड कैसे होते हैं, ठीक है, सारे बॉन्ड बराबर होते हैं, रेजोनेंस करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद इसकी अनुनाद संरचना हो जाएगी। फिर एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नहीं है, जो अकल रूल को फॉलो करेगा वो होगा, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी पढ़नी रहती हैं। फिर जैसे बेंजीन का नाइट्रेशन कराओ, ठीक है, उसका सल्फोनेशन कराओ, ठीक है, सल्फोनेशन कराओ, ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक, इन सब चीज़ों को देखना है, ठीक। और ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर नेक्स्ट आपकी जो लास्ट यूनिट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री या पर्यावरण रसायन, आपको इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा वही कर्तव्य है कि पर्यावरण को बचाएं। जैसे आजकल देखिए पर्यावरण का ही नतीजा है कि आजकल आदमी ऑक्सीजन की वजह से मर रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये सब चीज़ों को हमें खुद बचाना पड़ेगा, ठीक है। पर्यावरण के बारे में जानिए भाई, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करना है इसमें। जैसे आपको पता है कि ये अर्थ क्रस्ट है, मान लो पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी की सतह है, तो इसके ऊपर वाली जो सतह होती है उसको क्या क्षोभ मंडल बोलते हैं, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, इस तरह होता है। तो यहाँ पर जितनी मौसमी घटनाएं सब इसमें होती हैं, वायुयान वगैरह समताप मंडल में उड़ते हैं। इसके ऊपर वाली जो यह परत होती है इसी को क्या बोलते हैं, ओजोन परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोन परत बोलते हैं। अब ओजोन परत देखो, ओजोन परत है ये, मान लो ये क्या है, ओजोन लेयर या ओजोन परत है। ऊपर से पराबैंगनी किरणें, ठीक है, और क्या कहते हैं अवरक्त किरणें, ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक। तो पराबैंगनी किरणें क्या है, फिल्टर हो जाती हैं, जो डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं। जहाँ पड़ती हैं वहाँ पर क्या है, स्किन कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो ओजोन परत को हमको बचाना है, ठीक है। उसके बहुत सारे, जैसे ओजोन के लिए क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ ना पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने की योजनाएं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक, कौन सा अम्लीय वर्षा के लिए सहायक होगा, ठीक है, जैसे H2SO4 HNO3, इन सब चीज़ों के बारे में। ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे देखते हैं CO2 गैस सबसे ज़्यादा होती है ना, वैसे सबसे ज़्यादा वेपर होता है, ठीक है, अगर गैस इस फॉर्म में, लेकिन अगर गैस की बात करोगे CO2 गैस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका पूरा कक्षा 11 का, क्लास 12 का, 11th का सारा सिलेबस हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बनाइए, ठीक है। पहली यूनिट हेडिंग डाल लीजिएगा, उसमें पहली यूनिट जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ, ठीक। तो मैं पहले जो वीडियो डालूँगा पहले चैप्टर की, ठीक है, तो उसमें आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा, ठीक है। पूरा डिटेल सिलेबस लेकर चलेंगे, कोई उसकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक। हिंदी मीडियम अलग आएगा, इंग्लिश मीडियम अलग आएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।